Hello, my dear students. We are starting a new platform for you, both 11th and 12th. ठीक है, और हम उसमें स्टार्ट कर रहे हैं आपको पूरा सिलेबस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फुल सिलेबस आपके लेक्चर्स होंगे और आपको क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस कराएंगे हम, एग्जांपल्स, इंटैक्स और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, और आई एम हेयर जावेद इस्लाम टू टीच यू केमिस्ट्री एंड मैं 11th में आपको आज पहले चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले एक वन मोर थिंग है कि हम आपको ऐसे नहीं कि बस पढ़ाए जा रहे हैं, हम आपको टेक्निकल वेज में पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि सब चल रहा है बस पढ़ाते जा रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए डाउट क्लास भी अरेंज कराएंगे, ठीक है ना। तो हम आपको परफेक्टली बिल्कुल आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स को दूर किया जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको क्लासेस देंगे और उसके बाद फिर आपसे टच में नहीं रहेंगे। आपको पर्टिकुलर एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। माई सेल्फ इज जावेद इस्लाम, आई एम MSc बायोटेक एंड MSc केमिस्ट्री, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे भाई केमिस्ट्री को पढ़ाऊँगा आपके यहाँ पे। हमारे यहाँ बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, ठीक है ना। आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 11th का पहला चैप्टर, जिसे बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें दो पार्ट होते हैं बच्चों, पार्ट वन एंड पार्ट 2। मतलब होता तो पूरा ही है पर मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। अब पार्ट 1 जो है वो पूरा थ्योरी है। क्या है भाई? वो पूरा थ्योरी है। और पार्ट 2 हमारा ये अच्छा सा पार्ट है इसका, और जिसे बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है भाई, जैसे लॉज हैं हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के, इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं, टेम्परेचर्स हैं, SI यूनिट्स हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, वो आएंगे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में आती है भाई हमारी मोल कॉन्सेप्ट, जिस पे न्यूमेरिकल्स अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब, है ना। ओके, तो हम पार्ट 2 ही करेंगे जो इंटरेस्टिंग है हमारा। तो मैं पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों, तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। व्हाट इज मोल? ऐसे नहीं है, सारी चीजें पता होंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब मोल देखो, आपको मैं अगर बात करूं, मेरे पास ये चौक है, इतना बड़ा पीस चौक का मेरे पास है, इसमें भी आपको पता है मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट हमारे जो हैं उन्हें रिसर्च करने के लिए एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एटम्स चाहिए थी, ठीक है ना। एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एटम चाहिए, यानी उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास एग्जैक्टली कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम आने लगी, वो सोचते थे कि हम कैसे काउंट करें। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बना दिया, जिसे उन्होंने क्या बोला बच्चों? मोल, ठीक है ना। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, जिसमें एग्जैक्टली कितना, जिसमें एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर वो सिंगल एलिमेंट है तो इतने एटम्स, अगर वो मॉलिक्यूल है इतने मॉलिक्यूल्स, और अगर वो आयनिक फॉर्म में है मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अगर वो आयनिक फॉर्म में है तो इतने आयंस होते हैं। यानी ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसे 1 मोल के इक्वल आंका गया है। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये इतनी बड़ी नंबर्स तो हमें बता दी, इतनी बड़ी नंबर, बट इसे हम कैसे काउंट करें। कोई पूछने लगे कि भाई आपको 1 मोल वाटर चाहिए तो कैसे देंगे 1 मोल वाटर में? ये तो पता लग गया कि हमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, बट कैसे काउंट करेंगे? तो ये वैल्यू 1 मोल ये हमेशा इक्वल होती है एटॉमिक वेट इन ग्राम्स और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स में। यानी अगर आपको किसी का एटॉमिक वेट पता है, जैसे कार्बन है, उसका एटॉमिक वेट क्या होता है? 12। तो अगर आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है
तो उसके अंदर एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि कार्बन सिंगल एटॉमिक फॉर्म में रहता है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स देखने हैं, और तुम्हें पता ही होगा गैसेज हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती हैं, वो अकेली नहीं रहती क्योंकि उनका साइज छोटा होता है बहुत ज़्यादा। तो दो एटम एक साथ मिलकर रहते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं मुझे हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 2 होता है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन से तो 2 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया उसका 2। तो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आपके पास हैं तो आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। समझ गए? तो यही होता है मोल। तो लिख लेना भाई इसमें डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, it is the amount of substance that equals to 6.022 into 10⁻23 atom, आयन और मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, सॉरी, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इक्वल्स टू या दैट कैन कैलकुलेट टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू atomic weight in gram, atomic weight in grams, and molecular weight in grams. In grams. यानी अगर मैं समझाने पे आऊँ आप लोगों को तो मैं इसे ऐसे भी समझा सकता हूँ आपको। 1 मोल को यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ भाई, देखना। जैसे मैंने आपको बोला कि आप मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 जो किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। आप मुझे इतने एटम्स लाके दे दो, किसके, सोडियम के। सोडियम मेटल होती है भाई एक, ठीक है ना। मैं आपको ये बोलूं कि आप मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम सोडियम के प्रोवाइड करा दो, और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप जल्दी से क्या कर लो, सोडियम का एटॉमिक वेट देख लो। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। तो बस जल्दी से लैब के अंदर जाओ और सोडियम के पीस में से कितना सोडियम, 23 ग्राम सोडियम सेपरेट आउट कर लो। नाइफ से काट लेते हैं उसे क्योंकि सॉफ्ट मेटल होती है। तो 23 ग्राम अगर सोडियम आपके पास है बच्चों, वो 1 मोल के इक्वल होगी, और उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। पता लग गया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि बच्चों आप मुझे 1 मोल वाटर दे दो, क्या दे दो, 1 मोल वाटर, तो मैं यहीं पे बताऊंगा 1 मोल आपको चाहिए वाटर, और जिसमें ये तो हमें अंडरस्टूड है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो वाटर होता है कंपाउंड, उसमें हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी, मिले रहते हैं, वो दोनों मिल के बनते हैं वाटर, ठीक है ना। तो अब वो वाटर का क्या हो चुका है, मॉलिक्यूल। अब वो एटम नहीं है, सोडियम सिंगल एटम था तो एटम लिखा मैंने, अब वाटर का होता है भाई मॉलिक्यूल। क्या होता है वाटर का, मॉलिक्यूल। ओके, तो इतने मॉलिक्यूल चाहिए मुझे, 1 मोल वाटर चाहिए मुझे, तो आप क्या करोगे, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, काउंट करोगे, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18। 2 हाइड्रोजन होती है, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है 16 और हाइड्रोजन 2। तो 18 ग्राम अगर आपके पास वाटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं आपके ग्लास में, ठीक है, समझ गए हैं। अब आता है भाई मोल्स काउंट करने का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि इसे मोल्स काउंट कैसे किए जाते हैं। यानी मेरे पास
10 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर है या 0.1 मोल वाटर है, वो कैसे काउंट करेंगे हम? तो भाई उसका एक फॉर्मूला होता है, हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं भाई स्मॉल एन से, स्मॉल एन मोल, स्मॉल एन, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस upon molar mass of the substance. Of the substance. ठीक है, गिवन मास हमें पता होगा, को गिवन देगा आपको, मोलर मास अंडरस्टूड होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं छोटा सा, और क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, या ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ईच कंपोनेंट, ठीक है ना। और कंपोनेंट क्या है भाई हमारे, कंपोनेंट है हमारे, वो कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 90 ग्राम of water, 90 ग्राम of water। समझना मेरी बात को। क्वेश्चन मैंने पूछा, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले में क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अब देखो कैसे काउंट करेंगे। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम NaOH है और 90 ग्राम वाटर, ठीक है। तो उसने बोला ईच कंपोनेंट का आपको क्या निकालना है, मोल्स। तो देखो, तो मैं लिखूंगा N ऑफ, सबसे पहले किसका निकाल रहा हूं, NaOH, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिख दो NaOH, यानी इसका मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, 20 गिवन है आपको प्रॉब्लम में, अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, NaOH का मोलर मास कौन बताएगा मुझे, देखो NaOH अभी डिस्कस हुआ था 23, O16 कितना हो गया, 23 16 39, और एक H 1, तो कितना हो गया 40, तो पुट कर दिया मैंने, और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या आ गया 0.5 मोल्स, 0.5 मोल। तो इजी, बहुत इजी है, ठीक है। अब मुझे किसका निकालना है, वाटर का भी निकालना है, तो अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे पुट करूंगा दूसरा फॉर्मूला, वाटर के लिए लगाऊंगा सेम फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ वाटर कितना है 90, अपॉन मोलर मास वाटर का कितना होता है भाई, वाटर होता है H2O, कितना होता है H2O, हाइड्रोजन 2 प्लस 16 यानी 18, पुट कर रहा हूं 18, तो 18 5 जा 90, सॉरी 18 5 जा 90, तो कितने मोल्स आ गए, 5 मोल्स। इजी, वेरी इजी, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे भाई इससे, मोल्स काउंट करना आपने सीख लिया, मोल की डेफिनेशन सीख लिया आपने, मोल कैसे आप बता सकते हो ये भी सीख लिया। अब आगे हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन द सॉल्यूशन। आगे एक टर्म निकल के आती है भाई यहां से, सॉल्यूशन, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब यहां से एक टर्म आती है निकल के भाई, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है टेक्निकली, ठीक है ना। सॉल्यूशन होता है दो सब्सटेंस का मिक्सचर, और वो भी मिक्सचर कैसा, होमोजीनियस।
होमोजीनियस मीन्स यानी वो जो दो सब्सटेंस मिले हैं वो इतने अच्छे से मिल जाएं कि वो फिर फर्दर सेपरेट आउट आप उन्हें ना कर सकें। तो हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है द होमोजीनियस मिक्सचर, द होमोजीनियस मिक्सचर of solute and solvent, of solute and solvent। ठीक है, तो बच्चों आपको ये यहाँ से एक टर्म दिख रही होगी होमोजीनियस, और यहाँ पे एक टर्म दिख रही होगी सॉल्यूट एंड दूसरी सॉल्वेंट। तो इन तीनों टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बताएंगे होमोजीनियस होता क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होता है बच्चों वो मिक्सचर जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट आके मिक्सअप हों, और वो इतने अच्छे से मिक्सअप हों कि उनमें कोई फिजिकल बाउंड्री ना रहे, उन्हें आप किसी सिंपल फिजिकल मेथड से अलग ना कर सकें, और उनकी फेज भी सेम हो जाए। यानी जैसे चीनी पानी में डाल देते हो तो चीनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होके क्या डिज़ोल्व हो जाती है और वाटर की तरह दिखने लगती है। ठीक है ना। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द मिक्सचर इन विच solute and solvent are present in same phase, are present in same phase, same phase। ठीक है ना। they have no physical boundaries, they have no physical boundaries ठीक है ना, and they cannot be separate out by simple physical method, they can't be separate out by simple physical method, out by simple physical method। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, जगह ख़त्म हो चुकी है, बड़ा आदमी है ना, बड़ा बड़ा लिखता है। ओके, तो उन्हें आप किसी सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, उनमें कोई आपको फिजिकल बाउंड्री नहीं दिखेगी। यानी आपको अगर मैं बात करूं किसी कांच के ग्लास में आप चीनी डाल दो पानी में, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि कहाँ पे चीनी और कहाँ पे वाटर, वो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेना बच्चों, जैसे शुगर वाटर सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ठीक है, ओके, नोट कर लो। यहीं से एक इसके कॉन्ट्रास्ट टर्म आती है, इसके अपोजिट, और वो होती है भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होती है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, वो भी मैं आपको बताने जाऊंगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं भाई, देखना मेरी बात यहाँ पे समझना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, HETER, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बच्चों वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अपने सेम फेज में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो लिख दूं द मिक्सचर्स इन विच solute and solvent solute and solvent are not present in same phase,
ओके। सॉलिड एंड सॉल्वेंट सेम फेज में प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट इज उनमें क्या होगी, फिजिकल बाउंड्री भी अपीयर होगी और उन्हें आप सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। दैट इज दे हैव फिजिकल बाउंड्रीज, दे विल हैव फिजिकल बाउंड्रीज and can be separated out by simple physical method and can be separated out by simple physical method. Simple physical मेथड, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होंगे, आपको अलग से दिख जाएंगे अपनी नेक्ड आई से। देखो एग्जांपल बताऊंगा आपको, पानी लो तो सैंड डाल दो, सैंड क्या होता है, अलग नीचे बैठ जाएगा पानी में और पानी ऊपर अलग दिखेगा, तो फिजिकल बाउंड्री दिख जाएगी आपको, अपीयर हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं और पहला एग्जांपल तो है भाई हमारा क्या है, सैंड वाटर, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल है ऑयल वाटर। देखो ऑयल वाटर को मिक्स करना, कभी ऑयल ऊपर रहता है वाटर नीचे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और एक और एग्जांपल इंपॉर्टेंट, मिल्क। तुम्हें पता ही होगा मिल्क देखने में तो होमोजीनियस लगता है बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे आप कभी लाके रख देना बाहर से, मिल्क को जब घर पे रखोगे लाके फ्रिज में, तो कुछ देर बाद देखोगे कि क्रीम ऊपर आने लगती है। टेम्परेचर फ्रिज में क्या रहता है, थोड़ा डाउन, तो थोड़े से टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्रीम ऊपर आ जाती है, जिसे मलाई बोलते हैं, मलाई, ठीक है। तो ऊपर आ गई है, तो यानी हमारा सॉल्यूट बिना कुछ किए ही सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट होने लगा है, इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है मिल्क, ठीक है। नोट करो भाई से। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो गया। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करें अगर हम, आपको पता है हमारा सॉल्वेंट हमेशा बल्क में रहता है, बल्क में प्रेजेंट रहता है, मैक्सिममली 100% नहीं, हर बार बल्क में रहेगा। तुम्हें पता है सॉल्वेंट हमेशा बल्क में रहता है, ज़्यादातर बल्क में रहता है, बट सॉल्यूट हमारा लो क्वांटिटी में डिजॉल्व होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास 10 ग्राम वाटर है, ठीक है ना, और मैं उसमें 11 ग्राम शुगर मिला रहा हूं, तो भाई सॉल्यूट यहाँ पे कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। तुम याद रखना, जिस सॉल्यूशन में वाटर आ जाए हमेशा वाटर ही सॉल्वेंट होगा। वाटर हैज़ अ ग्रेट प्रॉपर्टी टू डिजॉल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है ना, ये हर चीज़ को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। और वाटर इसीलिए क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर भाई हमारा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और आगे बढ़ के हम चल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। अब बच्चों कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होती है बच्चों, याद रखना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, amount of solute in the solution, solute in the solution, याद रखना भाई इसे, यानी सॉल्यूट कितना है, ठीक है, सॉल्यूट कितना है वही क्या कहलाती है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम क्लासीफाई करते हैं ना, तो यहाँ से कुछ अच्छी टर्म्स निकल के आती है भाई। अब जब हम इसे क्लासीफाई करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं, देखना, कॉन्सेंट्रेशन की पहली क्लासिफिकेशन होती है क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव
और दूसरा होता है बच्चों क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो हमारे दो ही तरह के सॉल्यूशन होते हैं, या तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। क्या होगा भाई, कॉन्सेंट्रेटेड। बट अगर मैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात करूं किसी सॉल्यूशन में, तो वो डिफरेंट वेज में काउंट करना होता है। और पहली टर्म होती है वहाँ पे हमारी मोलैरिटी। क्या होती है भाई, मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती है नेक्स्ट टर्म मोलैलिटी, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, जिसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, x भी बोल देते हैं इसे। और इसके बाद आता है भाई हमारा मास परसेंट, सॉल्यूट का मास परसेंट। ठीक है, टेक्निकली आप परसेंटेज निकालना जानते ही होंगे, वो इजी है। फिर लास्ट टर्म आती है हमारी पार्ट पर मिलियन। ठीक है ना, दीज आर 5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और लास्ट वन जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी लिख देता हूँ, नॉर्मेलिटी। ये सिलेबस में नहीं है पर बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ओके। नोट हो गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो पहली टर्म हमारी क्या है भाई, मोलैरिटी। पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैरिटी। ओके, तो भाई पहली टर्म है हमारी मोलैरिटी। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं भाई हम। और मोलैरिटी होती ही क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन देने जा रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना इसमें, 1 लीटर या स्लैश करके वॉल्यूम भी लिख सकते हो, वो 1 लीटर की जगह आपको कम और ज़्यादा भी दे सकता है। ओके, तो डेफिनेशन से ही हमारा एक फार्मूला निकल के आएगा इसका, और फार्मूला है यहाँ पे मोलैरिटी, कैपिटल M से डिनोमिनेशन है इसका, इज इक्वल्स टू। एक बात और याद रखना बच्चों, अब हम आगे सॉल्यूट को B लिखेंगे, क्योंकि आपको आगे 12th में भी ये पढ़ना है चैप्टर दोबारा से, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं हम। सॉल्यूट को B लिखेंगे और सॉल्वेंट को वहाँ पे भी और यहाँ भी क्या लिखेंगे, A। सॉल्वेंट हमें हमेशा A, कैपिटल A, और सॉल्यूट कैपिटल B। ओके, तो हमारी देखो डेफिनेशन से ही फॉर्मूला निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये फॉर्मूला होता है भाई हमारा, पहला फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी से। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो भाई यूनिट भी फॉर्मूला से ही निकल के आती है, ऊपर मोल्स हैं और नीचे लीटर है, तो यूनिट क्या हो गई भाई, मोल पर लीटर। और एक और यूनिट होती है इसकी कैपिटल M। ठीक है, मोलर्स जिसे बोलते हैं। अब आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर वो यहाँ पे पुट कर दूँ मैं, तो एक और फॉर्मूला यहाँ से मेरा निकल आएगा, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा गिवन मास यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये किसका फॉर्मूला हो गया, N का, नंबर ऑफ मोल्स, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो नीचे एज इट इज हमारा बचा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ आपको दिखे ना। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला मेरा जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ।
देन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, मेरा एक और फॉर्मूला आ जाएगा भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दो फार्मूलाज यहाँ से मैंने आपको मोलैरिटी के बता दिए। ओके अब आगे बढ़ रहे हैं। ये मोलैरिटी का सिंपलेस्ट फार्मूला होते हैं दोनों। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी आता है मोलैरिटी में, अदर वेज में भी हमें काउंट करनी होती है, तो उसमें मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसका एक और फार्मूला है और वो होता है मोलैरिटी if only density and solute is given, only density and solute is given। ओके अब देखो वो फॉर्मूला क्या होता है। देन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है डेंसिटी हमें मोस्टली गिवन होती है ग्राम पर ml में, बट यहाँ डेंसिटी हमें लेनी है kg पर लीटर में। याद रखना हमें मोलर मास किस में गिवन होता है, ग्राम पर मोल में, बट हमें मोलर मास किस में लेना है, kg पर मोल में। ठीक है ना, याद रखना। उसका रीज़न क्या है, देखो kg से kg कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा और लीटर नीचे रेसिप्रोकल में, तो मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। तो आपका एक फॉर्मूला ये हो गया भाई। ठीक है, मोलैरिटी काउंट करने का सिर्फ आपको अगर क्या गिवन है, डेंसिटी एंड सॉल्यूट का सिर्फ नाम पता है, उसका क्या नहीं, अमाउंट भी आपको नहीं पता है अगर। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका अनदर टाइप ऑफ द मोलैरिटी। फिर एक तरह और निकालते हैं भाई मोलैरिटी को, वो दूसरी टाइप ही माना जाएगा इसका। तो मोलैरिटी इफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इफ सॉल्यूट इज गिवन इन परसेंटेज टर्म, गिवन इन परसेंटेज टर्म, यानी हमें सॉल्यूट की ग्राम्स नहीं गिवन है। अब हमें फॉर्मूले में तो ग्राम्स मारते हैं भाई सॉल्यूट के, यहाँ पे अगर तुम्हें परसेंटेज गिवन है सॉल्यूट की तो आप मोलैरिटी कैसे निकालोगे। मैं एक क्वेश्चन वाइज ही बता देता हूँ, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि हमारे पास 69% HNO3 सोल्यूशन है। क्या है भाई, HNO3 सोल्यूशन है और डेंसिटी हमारे उस सोल्यूशन की है 1.4 ग्राम पर ml। ये थर्ड टाइप है मोलैरिटी निकालने का, थर्ड डिफरेंट टाइप। ओके, तो 69% HNO3 सॉल्यूशन है, तो आप इसे लेट कर लो, लेट 69 ग्राम। अब तुम्हें पता है परसेंटेज 100 से कंपेयर की जाती है, ठीक है ना। तो लेट 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तुम कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज में था और वो 69% था, तो मैंने मान लिया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम हमारे पास क्या प्रेजेंट है, HNO3, दैट इज सॉल्यूट। HNO3 सॉल्यूट है। याद रखना हमेशा सॉल्यूशन को हम अगर कॉल करते हैं या पुकारते हैं तो वो किससे पुकारते हैं, सॉल्यूट से। जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस किस से मिलके बना होता है, शुगर वाटर से, बट क्या नाम होता है उसका, शुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन HNO3 सॉल्यूशन, तो HNO3 क्या होता है, हमेशा जिससे बोलते हैं वो सॉल्यूट होता है। ओके, तो हमारे पास देखो भाई मोलैरिटी काउंट करनी है, हमारे पास लेट करके क्या क्या आ चुका है, वेट ऑफ सॉल्यूट आ चुका है, वेट ऑफ सॉल्यूट आ चुका है, मॉलिक्यूलर वेट तो अंडरस्टूड है, यहाँ से हम काउंट कर लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, बट आपको पता होगा हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी काउंट करनी है। तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तुम्हारे पास क्या है, मास सॉल्यूशन का, तुम्हें क्या चाहिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन की। बाकी नंबर ऑफ मोल्स तो तुम यहाँ से निकाल लोगे, 69 बाई इसका मोलर मास 63 होता है, 69 बाई 63 मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ मास है, तो उसे इंटर रिलेट करने के लिए क्या आती है भाई, डेंसिटी
और तुम्हें पता ही होगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की हमें गिवन है, पूरे सॉल्यूशन का मास हमें पता है, तो पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम हम काउंट कर लेंगे। मैं वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू क्या पुट करता हूँ, पहले तो इसे V के इक्वेट में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मास बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास है हमारा 100 ग्राम, यहाँ से डेंसिटी है हमारी क्वेश्चन में गिवन है 101.4, देखो ग्राम पर ml में गिवन है, ठीक है ना, तो ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, ml ऊपर चला जाएगा, तो हमारी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल के बाहर आ चुकी है 100/1.4 ml। हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ चुकी है, हमारे पास सॉल्यूट का वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, बस अब तो फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले में मैं मोलारिटी के पुट कर रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला जो था इससे निकल के ही आ रहा था, जो दूसरा फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट कितना कर लिया लेट आपने 69, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट HNO3 का 63 होता है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से आपको आ चुकी है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में चाहिए, किसमें, ml में, तो लीटर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे अपॉन 1000 करके, तो मैं कर रहा हूँ अपॉन 1000। ओके, ऊपर सॉल्व करूँगा भाई इसे, चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो भाई इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ये 1000 भी रेसिप्रोकल में ऊपर आएगा, 1.4 भी ऊपर आ जाएगा, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारा 69 इंटू 1000 इंटू 1.4 अपॉन 63 नीचे रह जाएगा और इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है, और ये हो जाएगा भाई हमारा 14 9 ज़ा 126 और 14 6 ज़ा 84 और 12 96 ना, ये आ जाएगा हमारा 966 अपॉन 63, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आप इसे, सिंपलेस्ट हमारी रेशो आ चुकी है, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका मैं शॉर्टकट आपको फॉर्मूला बताऊंगा जो एक लाइन में आपका आंसर आउट आ जाएगा, ठीक है, वो देखो कैसे। अगर आपका सॉल्यूट परसेंटेज टर्म में गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है मोलारिटी का, जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू परसेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आप ये ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहे वैल्यू पुट करके देख लो, यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। वो उसमें हमने क्या किया, डेंसिटी अप्लाई की, सब अप्लाई किया, बट इसमें सिर्फ हमारा यहाँ तक कैलकुलेट होके आ जाता है। तो ठीक है भाई, ये थी हमारी मोलैरिटी की 3 डिफरेंट वेज काउंट करने के। ओके, अब आते हैं भाई कुछ फैक्टर्स जो मोलैरिटी को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग मोलैरिटी। नोट करेंगे भाई हम फैक्टर्स इफेक्टिंग मोलैरिटी। अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। आपको पता है अगर मैं किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, ये इंक्रीज का साइन होता है भाई, तो उसकी वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों, स्लाइटली अगर मेरा सॉल्यूशन 20 डिग्री पे था, मैंने 30 कर दिया उसका, तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है, वो स्लाइटली बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल की पार्टिकल्स की स्पीड जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और तुम्हें पता है मोलैरिटी में वॉल्यूम कहाँ है, इनवर्स में, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगी, देन मोलैरिटी डिक्रीजेस। तो आप लिख सकते हो ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज, हेंस मोलैरिटी डिक्रीजेस। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आता है भाई डाइल्यूशन। ठीक है, अब देखो डाइल्यूशन को कुछ ऐसे समझाता हूँ आपको, जैसे आप आजकल कौन सा सीजन है, बहुत गर्मी हो रही है भाई, समर है, तो मैंने आपको बोला कि अब भाई जाओ थोड़ा सा ग्लूकोज वाटर मुझे ला के दो, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस डिहाइड्रेशन आ रही है। ठीक है, तो आप गए किचन में,
और आपने वाटर लिया और उसमें आपने ग्लूकोज के 3-4 स्पून डाल दिए और 3-4 स्पून डाल के ले आए मेरे पास। तो जब आप ले आए, कंटेनर 1 दे रहा हूँ मैं इसे नाम, तो इसमें सॉल्यूट आपने क्या डाला, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के समथिंग मोल्स डाले होंगे, तो मैंने उसे N1 मान लिया। इस सॉल्यूशन की अब वॉल्यूम भी कुछ होगी, मैंने उसे V1 मान लिया। इस सॉल्यूशन की कुछ मोलैरिटी भी होगी, मैंने उसे M1 मान लिया। ठीक है, तो जैसे ही आप मेरे पास लेके आए, मैंने बोला ओ माय गॉड कितना सारा ग्लूकोज डाल दिया आपने, आप इसे ऐसा करो थोड़ा डाइल्यूट करो यार, इतना ज़्यादा ग्लूकोज क्यों दे रहे हो, दोनों पियेंगे। तो उसने क्या किया कि नहीं सर मैं तो पीऊँगा नहीं और आपको ही मैं डाइल्यूट करके दे देता हूँ। तो वो फर्दर वापस किचन में गया और ग्लास को ऊपर तक भर के लाया। अब ऊपर तक उसने किससे भरा होगा ग्लास को, उसने भरा होगा वाटर से, वाटर से ही तो भरा है। तो तुम्हें पता है अब हमारा कंटेनर 2 हो चुका, कंटेनर 2। अब कंटेनर 2 में वॉल्यूम चेंज हो चुकी है यानी V2, कंटेनर में मोलैरिटी भी चेंज हो चुकी है यानी M2। बट क्या कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो N1 थे वो चेंज हुए? वो तो एज इट इज हैं, वो थोड़ा ही ना चेंज किए, वो N1 ही रहेंगे। तो वो N1 ही रहेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों कंटेनर्स पे क्या अप्लाई कर दूंगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो M1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन V1, इक्वेशन 1। M2 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू N2 तो हुआ ही नहीं, N1 ही है अब भी, N1 अपॉन V2। तो अब आपको पता है मैं इसे इक्वेशन 2 मानूंगा और दोनों को सॉल्व भी यहीं पे करूंगा क्योंकि जगह मेरे पास अभी कम है। देखो मैं N1 के इक्वेट में ले लेता हूँ, M1 V1 हो जाएगा, देन N1 इज इक्वल्स टू M1 V1 और यहाँ से भी N1 के इक्वेट में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा N1 इज इक्वल्स टू M2 V2। अब आपको पता है N1 के इक्वल में, दोनों ही N1 के इक्वल में हैं ये, तो यहाँ से हमारा डाइल्यूशन फॉर्मूला आ जाता है M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। दिस इज कॉल्ड ओ डाइल्यूशन फॉर्मूला और इसी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको बोल भी रहा हूँ और वो क्वेश्चन है भाई हमारा, और वो क्वेश्चन है, लिखो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml of semi-molar solution to make it decimolar, to make it decimolar। देखो यहाँ दो टर्म निकल के आई, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है 500 ml, ओके। हमारे पास मोलैरिटी उसने क्या दी हमें, इनडायरेक्ट वे में बोला सेमी मोलर, सेमी मीन्स होता है बच्चों हाफ, तो M1 कितनी है, हाफ। तो वो कह रहा है कि इस 500 ml हाफ मोलर सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड किया जाए कि इसकी मोलैरिटी दैट इज M2 डेसीमोलर हो जाए। डेसीमोलर होता है बच्चों 1/10 और पूछ रहा है कि कितना वाटर ऐड किया जाए। तो बस अब फॉर्मूला लगाना है हमें, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। M1 हमारा कितना है, हाफ, V1 कितना है हमारा 500 इंटू M2 1/10, V2 हमें बताना है अभी। तो देखो ये क्या होगा, 2 से 10 5 टाइम्स और 5 5 जा, तो V2 हमारे कितनी आ गई 2500 ml। अब ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम आ चुकी है। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितनी आई है V2 2500 ml, बट ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन में उसने बोला था हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml। 500 ml तो पहले से ही था, ये टोटल कितना आया 2500 ml। तो वॉल्यूम हमारी आ जाएगी V2
माइनस V1, यानी आपने कितना ऐड किया, 500 में आपने 2000 ml और वाटर ऐड किया, जिससे उसकी मोलैरिटी क्या हो गई, 1/10। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या था भाई, डाइल्यूशन फॉर्मूला था। ओके, तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द मोलैरिटी। मैंने 3 डिफरेंट फॉर्मूले समझाए आपको, फिर मैंने फैक्टर्स बताया आपको जो मोलैरिटी को इफेक्ट करते हैं, और ये हमारा यहाँ पे मोलैरिटी टॉपिक कंप्लीट आउट हो रहा है। ठीक है, आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।